नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन। संसद में थोड़ी देर में अब इस पर चर्चा होनी है। संविधान संशोधन की तरफ सरकार लेकर के इसको जा रही है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब तक राजनीतिक सहमति इस पर बन नहीं पाई थी और अब सरकार और अगर कहें कि प्रधानमंत्री ने नेतृत्व लिया इस बात का कि अब इसको 2034 तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, 2029 से ही हम इसको लागू करने का पूरा प्रयास करें और सभी दल इसमें सहमति करें। और उसकी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत होने जा रही है और इसीलिए हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस पूरे अधिनियम से क्या कुछ देश को मिलने वाला है, देश की आधी आबादी को मिलने वाला है और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अदिति जी, इससे पहले कि थोड़ा सा हम अपने सहयोगी कृतिका के पास जाएं, आपसे समझना चाहेंगे इसका विरोध हो क्यों रहा है, इससे क्या फायदा होगा। जो विरोध की बात है, चाहे वो रोस्टर सिस्टम की बात हो या डिलिमिटेशन की बात हो, उसके मूल में क्या आपको नजर आता है? वाकई इसको बेहतर बनाना चाहते हैं विपक्ष बिल को या फिर केवल राजनीति के लिए विरोध के सुर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, विपक्ष की जो आप पूछ रहे हैं कि मेन कंसर्न क्या है, जो हमें अभी समझ आई है वो ये है कि विजय जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इस वक्त जो प्रावधान है वो ये है कि जब जब लोकसभा में सीटें बढ़ाई जाएं और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया जाए, जिस प्रोसेस को डीलिमिटेशन कहते हैं जी, वो लेटेस्ट सेंसस के फिगर्स के बेसिस पे होना चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अभी कहता है। एक विधेयक है जो 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ है जो 2001 में पारित हुआ था। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है डीलिमिटेशन के संदर्भ में। उसमें क्या कहा गया था? उसमें ये कहा गया था कि देश की जो लोकसभा में 543 सीट्स आज हैं वो 1971 के सेंसस के बेसिस पर फ्रीज कर दी गई हैं। उसी विधेयक में ये कहा गया था कि 2026 तक कोई डीलिमिटेशन की प्रक्रिया देश में नहीं होगी। जी जी। अब जब सरकार चाहती है कि सारा का सारा विमेन रिजर्वेशन का एजेंडा प्रीपोन किया जाए, जैसा आपने कहा 2029 की इलेक्शन साइकिल में ये लागू करना चाहते हैं, उसके लिए डीलिमिटेशन ज़रूरी है। अब क्या है कि सेंसस अभी शुरू हुआ है, उस सेंसस का डेटा आते आते वक्त लगेगा, तो सरकार का ये मानना है कि हम जो फ्रीज़ है 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2026 तक आप कुछ नहीं कर सकते, उसको लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने से क्या होगा? कौन से सेंसस का फिगर अभी अवेलेबल है? 2011 वही लेटेस्ट सेंसस है। तो जो अवेलेबल सेंसस है, बिल की भाषा ये कहती है अवेलेबल सेंसस जो भी है, लेटेस्ट पब्लिश फिगर्स, उसके आधार पे हम डिलिमिटेशन करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है विपक्ष की? विपक्ष सिंपल भाषा में ये कह रहा है कि 2011 में जो पॉपुलेशन थी उससे आज 10 साल बाद पॉपुलेशन सदर्न स्टेट्स की और घट गई है, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हिस्टोरिकली कन्वेंशनली अच्छे रहे हैं, फैमिली प्लानिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो विपक्ष का कहना है, खासकर डीएम के, जब हम एमके स्टालिन को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में, केरला में, तेलंगाना में, इन प्रदेशों में क्या है पॉपुलेशन क्योंकि और कम हो गई है इन पिछले 10 सालों में, जो फायदा नहीं मिलेगा। वो ये कह रहे हैं कि लेटेस्ट फिगर जो आएगा उसका आप इंतजार करिए, या फिर 543 एमपीज की जो लोकसभा है उसी में 33% महिला आरक्षण कर दीजिए। तो ये पॉइंट है जिस पर देखना होगा कि सरकार आज इस विधेयक में क्या कहती है। लेकिन विपक्ष क्या चाहता है आपको बताते हैं। विपक्ष ये कहना चाह रहा है कि महिला आरक्षण लागू हो और 1/3 आरक्षण की जो मांग है 2029 चुनाव से ही लागू हो। और इसका आधार क्या है कि मौजूदा 547 जो लोकसभा सीटें हैं वो और परसीमन का विरोध, सभी विपक्षी दल एकजुट लोकसभा और राज्यसभा में घेराव की तैयारी ये भी कर रहे हैं और बहस में हिस्सा लेकर के विरोध करेंगे। इस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार का पक्ष है कि भाई संविधान संशोधन से ये बिल मजबूत होगा, 2029 तक इसको लागू करने का लक्ष्य है। विपक्ष की मांग है कि भाई आप कोटा में कोटा, यानी जो ओबीसी महिलाएं हैं, SC/ST की महिलाएं हैं, उनको आप आरक्षण में आरक्षण देने का प्रयास कीजिए। सरकार का पक्ष है लोकतंत्र और मजबूत होगा और विपक्ष कह रहे हैं उसको तुरंत लागू किया जाए। और दक्षिण राज्यों को क्या कुछ आपत्ति है, वो एक बार फिर से कृतिका के पास चलते हैं। कृतिका, थोड़ा सा समझाइए, जो अदिति मैम भी बोल रहे हैं कि क्या वजह है कि इसको दक्षिण के राज्य जो हैं वो आपत्ति इस पर जता रहे हैं। शुक्रिया अजय। बिल्कुल, अगर एक तरह से हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील तो की गई कि सभी लोग एक साथ आए, लेकिन कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण या यूं कहें कि नारी वंदन पर तो सभी दल एक साथ आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तकरार जो बनी हुई है वो है परिसीमन को लेकर। और ऐसे में दक्षिण राज्यों को आखिर क्या कुछ आपत्ति है, विस्तार से हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। सीधे तौर पर अगर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम स्टालिन की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि उत्तर दक्षिण के बीच प्रतिनिधित्व का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा इसके जरिए। और इसके साथ ही वो
वो कह रहे हैं कि विरोध में भी वो इस समय है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें सिद्धारमैया, वो कह रहे हैं कि कोटे के भीतर ही ऐसे होना चाहिए। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटे की मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की अगर हम बात करें तो रेवंत रेड्डी इस पर कह रहे हैं कि जीडीपी योगदान और विकास पर आधारित हो सीटें, कि आखिर किस राज्य का कितना जीडीपी में योगदान है उसके आधार पर ये सीटें तय होनी चाहिए, सिर्फ जनसंख्या के आधार पर नहीं होनी चाहिए। और देश के लिए ये कहीं ना कहीं गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी तरफ से अपनी अपनी मांगे इस समय की जा रही हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं तकरार भी नजर आ रही है। डिलिमिटेशन की बात भी हम लगातार कर रहे हैं और वो भी एक कहीं ना कहीं बड़ी वजह बनती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में आज पार्लियामेंट के अंदर इतिहास भी रच सकता है, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष की तरफ से भी तमाम तैयारियां बहस को लेकर की गई हैं और ऐसे में विरोध भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और अगले 3 दिन, आज, कल और उसके बाद परसों का दिन बेहद ही खास है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। हालांकि महिला शक्ति को लेकर अगर हम बात करें तो जो नारी वंदन अधिनियम है उसकी हर और पूरे देश भर में चर्चा है और ऐसे में जो महिलाएं हैं वो तो इसकी तारीफ कर ही रही है, क्योंकि पिछले 4 दशकों से इसका इंतजार था। इन 4 दशकों में कई सारी सरकारें आई, कई सारी सरकारें गई और हर सरकार ने अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन तमाम कोशिशें की गई, लेकिन कुछ वजहों की वजह से ये पारित नहीं हो पाया। अब जब ये पारित हुआ है तो महिला सशक्तिकरण को और जल्द से जल्द मजबूत किया जाए और पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं की अपनी एक अहम भूमिका हो, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होगी, उनके विकास की बात नहीं होगी, बल्कि उनके नेतृत्व में देश के विकास की बात कहीं ना कहीं अब होती हुई नजर आएगी और इसीलिए अगले 3 दिन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और वापस रुक करते हैं हमारे सहयोगी अजय मिश्र का। धन्यवाद कृतिका, आपने बहुत ही विस्तार से समझाया कि क्या कुछ आपत्ति है इसमें। और दुर्गा सिंह संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गा सिंह जी, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा राज्यों की भी जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसका भी पक्ष हम आपके जरिए समझना चाहते हैं कि लखनऊ में इस पूरे बिल को लेकर के आपको क्या कुछ गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और अगर हम समझना चाहें कि क्या कुछ बड़ी बातें वहां से निकल करके आ रही हैं राजनीतिक दलों से। चलिए दुर्गा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? दुर्गा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कोशिश करेंगे दुर्गा जी से संपर्क करने की। मुझे लगता है कि एक बार फिर से उनसे संपर्क करने का हम प्रयास करेंगे और समझेंगे कि राज्यों की भी क्या आवाज़ है इस पूरे अधिनियम को लेकर के। डॉक्टर नूपुर तिवारी हमारे साथ बने हुई हैं लगातार इस कार्यक्रम में और इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर नूपुर, ये दक्षिण के जो राज्य हैं वो क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर ये हमें फैसला नहीं लेना चाहिए? उनके पास और कौन से विकल्प हैं जिसको वो आधार बनाना चाहते हैं? अगर आप थोड़ा सा समझा पाएं। देखिए, 27 साल तक तो ये बिल स्टक ही थी, ये आगे नहीं बढ़ रही थी। तो अभी के समय में जब पहली बार भी प्रेरित हुआ तो बहुत सारी इसमें तमाम चीजें थी जिसके बारे में कहा जा रहा था या बताया जा रहा था कि इसमें क्या कमियां हैं। तो साउथ के बारे में मैं आप बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन इसमें जो है कुछ एक चीजें, जैसे आप देखिए, वुमेन को एज अ कैटेगरी नहीं माना गया है, वो होमोजेनस ग्रुप नहीं है। उन्हें कहा गया है कि वुमेन जो होती हैं वो एक जैसे कास्ट की तरह एक कैटेगरी है, उसे नहीं माना गया है। एक बड़ी सी चीज जो आप देखें तो वुमेन रिजर्वेशन में एक ये बड़ा मसला हमेशा ही आगे आ जाता है। जो अनइक्वल स्टेटस वुमेन का है ये आज से नहीं है, सदियों से आया हुआ है। और इसमें रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट में है उसमें जो है रिस्ट्रिक्ट्स चॉइस जो करता है वोटर्स की वुमेन कैंडिडेट्स के बारे में, तो इसमें ये भी कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि वुमेन जो है मेरिट पर नहीं आ रही हैं, वो इनके लिए एक स्पेसिफिक रिजर्वेशन इतने सीनियर लेवल पर जो कि पार्लियामेंट में है उसमें रखा गया है। तो ये तमाम इवन रोटेशन ऑफ रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इसमें है, इलेक्शन में रिड्यूस जो उनकी इंसेंटिव्स कि वो आगे में एमपी जो फॉर एमपी टू जो आगे काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी में उस पर भी वो इफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स को या फिर बताई जाए तो हमने देखा कितनी सारी इसमें क्रिटिसिज्म आई हैं। तो इसमें से कुछ मसले जो हैं वो साउथ को भी दर्शा सकते हैं। उसमें 33% जो आरक्षण है नारी के सशक्तिकरण के लिए, इसमें ये मसला तो आएगा ही और अभी के समय में इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। जी, और जिस तरह से हम पूरे देश भर से महिलाओं की अलग अलग जो महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं अलग अलग क्षेत्र में, उनकी जो आवाज़ें सुने तो वो
इसकी खुल करके प्रशंसा कर रही हैं। आगे चल करके किस तरह से इसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ बदलाव किए जाते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि भाई इतनी बड़ी आबादी को ये भी सवाल उठ सकते हैं कि केवल 33% आरक्षण क्यों दिया जाए। अगर मेरिट का आधार बनाया जाए तो इसको 50% भी किया जा सकता है, क्योंकि उनकी भागीदारी अगर आधी आबादी को हम आधा अधिकार देना चाहते हैं तो उसको 1/3 तक क्यों सीमित रखा जाए, वो भी एक तर्क के रूप में सामने आ सकता है। और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको लेकर के भी आगे चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो अधिवक्ता फराह फैज ने क्या कुछ कहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल है उसको लेकर के क्या कुछ कहा है, फराह फैज जी से आइए आपको सुनवाते हैं। ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए थी वो उसके उदासीन हो जाने की वजह से ये चीज़ें अब तक नहीं हो पाई थी। आज अगर इस चीज़ को लाया जा रहा है और तेज़ी से लाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने विशेष सत्र का भी आह्वान किया है 3 दिन का, तो मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत सकारात्मक पहल है और इसका हम सबको वेलकम करना चाहिए, इसमें भागीदारी करनी चाहिए। जो हमारी और पार्टीज़ हैं उनको भी इसमें सहयोग अपना देना चाहिए। तो सीधे तौर पर हर कोई इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर रहा है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार महिलाओं से अपील की है कि आप भी आगे आएं और अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें, और इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी इस समय उठाया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर नुपुर तिवारी के पास सीधा चलते हैं। डॉक्टर नुपुर तिवारी, अगर हम देखें तो पंचायत से लेकर के संसद तक का ये सफर महिलाओं ने तय किया है। पहले जो महिलाएं 4 दीवारी में रहती थी और दहलीज पार करने के लिए भी कई बार सोचा जाता था, लेकिन आज वो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। फिर चाहे हम बात करें संसद की या हम बात करें सरहद की। आज अगर इस समय हम देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो भी महिला, और साथ ही जो हमारा जो सर्वोच्च पद है देश का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक सर्वोच्च पद पर और एक महिला होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी इस समय निभा रही है। तो आगे जब ये पारित होगा महिला सशक्तिकरण को लेकर के अधिनियम, तो आगे और किस तरीके से भूमिका महिलाओं की बढ़ती हुई नजर आ सकती है डॉक्टर नुपुर? देखिए, अभी के समय में आप देखें तो पार्लियामेंट में विमेन का रिप्रेजेंटेशन आप इसमें लोकसभा में देखिए तो 14.9% है, राज्यसभा में देखिए तो 14.5% है। ये बहुत ही कम है। उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बहुत ही गिनी चुनी महिलाएं ही इसमें हैं। तो पहला तो कदम ये है कि इस बिल को लाने के बाद, इसको पारित करने के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं आएंगी। जैसे आप पंचायत की अभी आपने जिक्र किया है, पंचायत में 1 मिलियन से भी ज़्यादा इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। पूरे आप विश्व को भी ले लें तो जितनी महिलाएं ग्राम सभा और ग्राम स्तर पर काम कर रही हैं, उससे भी ज़्यादा हमारे सिर्फ भारत में ही, पूरे वर्ल्ड को ले लें, उससे ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे पंचायत सिस्टम में हैं। और एक कितना बड़ा क्रिटिकल मास के आज GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में सबसे ज़्यादा भागीदारी जो है महिलाएं कर रही हैं। और वो महिलाएं जो वुमेन स्पेसिफिक जो नीड्स हैं या गुड्स हैं, महिलाओं से के लिए जो सबसे ज़्यादा उस समय ज़रूरी है। जैसे एक मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक स्टडी उन लोगों ने कराया था, डूफ्लो एंड बंदोपाध्याय ने, कि एक पुरुष की जो अब उसकी एक जो डिसीजन होती है वो अलग होती है एक महिलाओं के डिसीजन में। महिलाएं हमेशा जो महिलाओं की जो नीड होती है उसको आगे करेगी। जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन है, चाइल्ड एजुकेशन है, या उनकी अपनी मेडिकल नीड्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर महिलाएं अगर आ जाए डिसीजन मेकिंग पर, तो उनकी सबसे बड़ी एक जो डिसीजन होती है इन सब चीज़ों को होती है, वो प्रायोरिटाइज करती है। दूसरी चीज़ है क्रिटिकल मास, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक ज़्यादा तादाद में जो महिलाएं एक साथ आती हैं, तो उनकी जो एक पर्पस है जिसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ पर्पस, एक साथ खड़े होने की क्षमता है, और उस चीज़ को विमेन की स्पेसिफिक नीड्स को बहुत ही आगे बढ़ाता है। तीसरी चीज़ है विमेन लेड डेवलपमेंट। उसमें एक ओनरशिप रहती है कि भाई हम अपने लिए और अपने महिलाओं के लिए ये काम कर रहे हैं, और महिला से बेहतर कोई भी महिला के डेवलपमेंट में शायद काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से जैसे आप जेंडर बजटिंग की बात बहुत पहले शुरुआत की थी, और मैं भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट मेरा रोल था। तो ये सब चीज़ों का रिजल्ट जो होता है, क्योंकि विमेन डेवलपमेंट एक जस्ट लॉ नहीं है, एक हॉलिस्टिक मेजर है और एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें बहुत लेवल पर काम करना पड़ेगा और करना ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ कि
इतनी बड़ी जैसे आप अभी देखिए प्रोफेसर क्लॉडिया जो थी, उनको नोबेल लॉरिएट, उनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने बताया कि अभी तक जितनी भी डेटा सेट रही हैं जीडीपी की या फिर इन सब चीजों की, वो रेनियस हैं, गलत उसमें कुछ चीजें दर्शाई गई हैं, क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन को दिखाया ही रिफ्लेक्ट नहीं नहीं गया। करते जी। एक महिला जो कि अपने खेत में काम कर रही है, उसकी पार्टिसिपेशन और उसमें जीडीपी में उसका क्या योगदान है, इसको दर्शाया नहीं गया है, इसको टेंजिबल फैक्टर्स में नहीं दिखाया गया है। तो जब ये सब बड़ी चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है, जो चीज अभी तक हमारे बारे में चुप रहा गया है या इतना ही मेहनत के बाद भी उसको इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं दिखाया जा रहा है, वो सब चीजें सामने आएंगी और खुद ब खुद एक सिनर्जी डेवलप होगी। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर तिवारी। और एक अर्थशास्त्र के छात्र के तौर पर हम लोग भी लगातार ये पढ़ते रहे हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, उनको वो एक छुपी बेरोजगारी माना जाता है और कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो अपने परिवार को संभालने में, अपने बच्चों को संभालने में, उनको शिक्षित करने में, लेकिन उनका जीडीपी में उस तरह से क्वांटिफाई नहीं किया जाता उनके योगदान को। और ये बहुत बड़ा एक तरह से एक बहुत बड़ी कमी जो हम लोग अर्थशास्त्र के जो मानक हैं उनको लेकर के हमेशा से चलते रहे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी हम आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ क्या कुछ पक्ष की आवाज़ है और विपक्ष की आवाज़ है, क्यों ज़रूरी हो चला है इस तरह का संविधान संशोधन करना, जिसकी शुरुआत से थोड़ी देर में संसद में होनी है। इस पर चर्चा लगातार जारी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नारी वंदन अधिनियम पर चर्चा। लगातार कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी क्यों जरूरी है लोकतंत्र की, और इस मुद्दे पर किरण रिजिजू साहब इस वक्त बयान दे रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। भ्रम फैलाए जा रहे हैं, किसी को नुकसान होना नहीं है, वो तो क्लैरिफाई हो जाएगा पार्लियामेंट में। मैं अभी आंकड़े डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि चर्चा हो जाएंगे। आज चर्चा करते समय सारा चीज़ सरकार की ओर से खुल के आएंगे, लेकिन कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहाँ में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया, वो ना करें। I'm very happy that today is a historic day. I'm now going to Parliament to participate in the Women Reservation Bill. This Nari Shakti Vandan Adhiniyam is historic piece of legislation which will be forever remembered, that Parliament of India has taken this historic decision to provide 33% reservation for the women in the Lok Sabha and in the assemblies of different states. I'm very confident that all the parties are going to support, and also to ensure that the long pending women reservation doesn't get defeated. This is a clarion call from Honorable Prime Minister and the women of India. We must be united. So I have one appeal to make to the opposition parties. Please don't spread rumors on delimitation. And on the pretext of delimitation, don't oppose the women's reservation. So the facts and figures about the seats, about the numbers of the Lok Sabha MPs or Vidhan Sabha MLAs, these are details which will be decided by the Delimitation Commission, and the accurate information will be provided in the Lok Sabha during the debate. So I will not be able to give the figure because it is going to be taken up in the House. But I have just very specific appeal to all the opposition party not to spread rumors and don't mislead the people of South India, and also not to misquote or misconstrue the good objective by spinning some other issues. Don't make some excuse to defeat the women reservation. That is my request. तो ये बड़ा बयान आप देख रहे हैं। The Tamil Nadu Chief Minister is playing politics and misguided by some people here. Nobody is against the women reservation, but they are going to use some excuse to defeat. That should not be done, because people are not
fools. No? People understand. If you want to defeat the women reservation by using some pretext, it will be most unfortunate and sad moment in the annals of Indian history. So the Tamil Nadu or any state should not worry. They should not misguide and mislead the people. That's my appeal. Everything will be cleared today in the Lok Sabha, and every state, every union territory of India need not worry. Everybody will be given fair chance, representation and opportunities, and there is nothing to worry about. Narendra Modi government is for everyone. Sabka Saath, Sabka Vikas. There will be no injustice to any state, any region. So why not reviewing the current census that is going on? That will be informed in the House today. Thank you. Thank you. तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी खबर, जो एक बड़ा बयान है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, कोई भी उनको नुकसान नहीं किया जाएगा। ये बड़ी बात कहते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि परिसीमन की आड़ में जो विपक्ष है उसको ये सलाह दी जाती है। हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस संविधान संशोधन का, इस बिल का विरोध न करें। तो सीधे तौर पर और क्या कुछ कहा है किरेन रिजिजू ने, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। और वहीं गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो सदन के अंदर आएंगे तो महिलाओं के प्रति संवेदना उनमें जगेगी, और जो महिलाओं में बरसों से इंतजार है, अब उनका सब्र की सीमा टूट रहा है, और इसे सब मिल करके पास करेंगे। और नहीं जो पास करेंगे उनको घर में भोजनों नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत के साथ भेदभाव की बात, कहीं किसी को भेदभाव नहीं होगा। सदन में आएगा, विषय रखेंगे, बिना आए हुए किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे पहले पास किए थे वैसे अब पास होगा। किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं, सबके साथ समान। तो आप सुन रहे गिरिराज सिंह को। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा किसी के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और किरेन रिजिजू साहब ने भी ये इसी बात को दोहराया, सभी से अपील की, सभी दलों से अपील की कि इसका विरोध न किया जाए। परिसीमन के आधार पर इस बिल का विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो दक्षिण के राज्य की जो कुछ चिंताएं हैं, पर्याप्त सभी राजनीतिक दलों को समय दिया जाएगा इस 3 दिन के दौरान कि वो बहस का हिस्सा बने, अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखें। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने संविधान विशेषज्ञों से इस पर चर्चा की है, पूरी चर्चा की है, और वो आंकड़ों को लोकसभा में रखेंगे जब इस पर चर्चा की शुरुआत की जाएगी। और परिसीमन का जो कार्य है, परिसीमन की जो सीट्स हैं, उसका निर्धारण परिसीमन आयोग करेगा। उसके लिए आयोग के फैसलों का इंतजार करना चाहिए। और स्पष्ट तौर पर सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया कि राज्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार सबकी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि जिस तरीके की अफवाहें इस वक्त विपक्ष फैला रहा है, उस तरह की जो अफवाहें वो ना फैलाएं, और जो भी विपक्ष की तरफ से सवाल होंगे उसमें हर एक सवाल का जवाब इस समय दिया जाएगा। तो चलिए, लगातार नारी शक्ति वंदन को लेकर के चर्चा हम लगातार कर रहे हैं आज सुबह से ही, और इस दौरान हमारे साथ में खास मेहमान भी बने हुए हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ 2 और सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। शैलेंद्र, सीधे तौर पर आपके पास में आना चाहेंगे। किरेन रिजिजू को अभी हमने सुना, और उनका ये कहना है कि विपक्ष की तरफ से जो भी चिंताएं हैं परिसीमन को लेकर के, और जो भी सवाल है, उन हर सवालों का जवाब दिया जाएगा, और बल्कि इसके साथ ही जो कुछ आंकड़े हैं वो भी वो आज सदन में रखते हुए नजर आएंगे। शैलेंद्र, ये देखिए कृतिका, 18 घंटे की चर्चा लोकसभा में रखी गई है इन विधेयकों पर, और उसमें जो कुछ आशंकाएं हैं या फिर जो मुद्दे विपक्ष पूछना चाहता है, वो इस पर सरकार से एक तरह से देखें जब जवाब होगा तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और चर्चा के दौरान भी आप देखें कि बहुत सारी बातें सामने आएंगी। मसौदा पहले ही सांसदों को दिया जाता है जब भी कोई विधेयक सदन के पटल पर आता है, और हमने देखा था कि लोकसभा के सांसदों को इन विधेयकों का मसौदा सौंप दिया गया था, और विस्तार से उसमें जो कुछ प्रावधान है उसकी जानकारी उन लोगों ने पढ़ ली होगी। और चूंकि सत्ता पक्ष सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण देश की लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में लागू हो, यानी जो आगामी चुनाव है लोकसभा का,
तब तक महिला आरक्षण लागू हो जाए और उसके लिए सीटें बढ़ाने का भी प्रावधान है। दरअसल विपक्ष की जो आपत्ति है वो इस बात को लेकर है कि वो चाहते हैं कि जो मौजूदा संख्या है लोकसभा की उसी पर यह आरक्षण लागू हो जाए, और दूसरी आशंका यह है कि कहीं दक्षिण भारत के राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो न घट जाए, चूंकि परिसीमन के बाद अगर वहां की कम सीटें बढ़ती हैं, चूंकि जनसंख्या के लिहाज से ये सब तय होगा। इन सब मुद्दों पर देखिए ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो मुद्दे हैं, जो भी आपत्तियां हैं या फिर जो भी स्पष्टता वो चाहते हैं कि जब चर्चा होगी तब बात बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आएगी और सब बातों का ध्यान रखा जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द देश की लोकसभा में महिला आरक्षण लागू हो, यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो। और इसीलिए लोकसभा में अब ये प्रस्ताव इस विधेयक के जरिए रखा गया है कि 850 तक लोकसभा सीटें बढ़ाई जा सकती है। इससे 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी लोकसभा की और 815 सीटें अलग अलग राज्यों की होगी। तो जब विस्तार से और बातें सामने आएंगी कि राज्यवार कितनी सीटें बढ़ेगी तो और स्पष्टता होगी। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि सरकार ने बार बार अपील की है कि इस विधेयक को समर्थन सत्ता और के साथ साथ सभी विपक्षी दलों का मिलना चाहिए, एक राय बननी चाहिए, क्योंकि अब और लंबित नहीं किया जा सकता महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संसद में और राज्य की विधानसभा में। अभी तो हम देख अभी रहे की जो हैं कि वर्तमान स्थिति है शैलेंद्र, अगर हम समझना चाहें आपके जरिए, संशोधन बिल भी शैलेंद्र, जो अभी लोकसभा में मौजूदा स्थिति है सीट्स में, उसमें बहुमत को लेकर के सरकार की क्या रणनीति है और क्या कुछ उम्मीद है विपक्ष के दलों से कि कितना समर्थन मिल सकता है? थोड़ा सा अगर अभी आप जो समीकरण है सीट्स का उसको समझा पाए हमारे लिए। देखिए 543 वाली लोकसभा में अगर आप 540 जो मौजूदा सदस्य हैं उनकी बात करें तो बहुमत का आंकड़ा संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उस पर 2/3 का होता है। उसमें मौजूद जो सदस्य हैं सदन के अंदर जो मौजूद होते हैं उनमें 2/3 सदस्य पक्ष में होने चाहिए। देखिए एनडीए के पास एक बड़ा बहुमत है और कुछ अन्य सहयोगी जो एनडीए से इतर वो भी इस विधेयक का समर्थन करेंगे। और देखिए महिला आरक्षण का विरोध कोई सीधे तौर पर नहीं कर रहा है। परिसीमन के बाद ये लागू हो, सीटें बढ़ाने के बाद ये क्यों लागू हो, इन सब बातों का विरोध किया जा रहा है। तमाम दल, समाजवादी पार्टी या फिर कुछ अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि जो मौजूदा संख्या है 543 की, इसी में क्यों इसे लागू नहीं कर दिया जाता। जो आशंकाएं हैं दक्षिण राज्यों की या फिर उत्तर पश्चिम राज्यों की या पूर्वी राज्यों की, उनको एक तरह से उस पर स्पष्टता चाहिए। तो देखिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी हो या तमाम अन्य विरोधी दल हो इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस वो परिसीमन वाली बात का या फिर उसमें जो आधार बनाया जाएगा पॉपुलेशन का, जो जनगणना का 2011 का, इन सब बातों का विरोध कर रहे हैं, उन सब बातों पर स्पष्टता चाह रहे हैं। या फिर आरक्षण के मसलों पर वो उनकी अपनी एक और राय है, जैसे कि पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो इस तरह से तमाम वो मुद्दे हैं। लेकिन अगर आप लोकसभा में देखें तो बीजेपी, एनडीए और तमाम वो दल जो इस बिल के समर्थन में है, महिला आरक्षण के समर्थन में है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नजर नहीं आती है 2/3 बहुमत तक पहुंचने में। और एक बात और स्पष्ट है कि हो सकता है कि दलों की अपनी एक रणनीति होती है कि वो सदन में हिस्सा लें या फिर वॉकआउट करें, तो ये भी देखने वाली बात होती है। तो उस लिहाज से सरकार आश्वस्त है कि लोकसभा में इसको पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह रहा है कि महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए देश की लोकसभा में या फिर राज्यों की विधानसभाओं में। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण को लेकर तो सभी दल साथ आने की बात कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या है या यूं कहें कि जो तकरार है वो है सीधे तौर पर परिसीमन को लेकर के। हालांकि इसको लेकर के अब से कुछ देर पहले किरण रिजिजू को भी हमने सुना और वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष के तमाम सवाल हैं और जो तमाम चिंताएं हैं उन सभी चिंताओं को दूर करने की कोशिश भी आज की जाएगी और सदन में इसको लेकर आंकड़े भी वो पेश करते हुए नजर आएंगे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर स्वयं के संस्थापक और चेयरपर्सन स्मिनो जिंदल का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इससे महिलाएं एक बड़ी बदलाव की वाहक बनेंगी और इस कानून से उनके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। आपको सुनाते हैं। जब हम विकसित भारत की बात करें तो आधी पॉपुलेशन को पीछे छोड़कर विकसितता नहीं आ सकती। प्लस ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अभियान है जो भारत में पहली बार इस तरह से शुरू हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के अंडर
बहुत ऐसे बदलाव आए हैं जो भारत को एक और ऊंचाई पर ले जाने के लिए अब बहुत साफ दिखता है। और इस बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ये चर्चा हमारी लगातार जारी है और पक्ष और विपक्ष में क्या कुछ स्थिति है सीट्स को लेकर के, कैसे सरकार रणनीति बना रही है और क्या कुछ विपक्ष की बातें हो सकती हैं, उसके लिए हम इंतजार करेंगे संसद सत्र के शुरुआत का। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि सभी राजनीतिक दलों को पूरा मौका दिया जाएगा अपने पक्ष को रखने का संसद में, और उसके बाद सभी से अपील कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करें। छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं नारी शक्ति वंदन। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नारी शक्ति वंदन, आप ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, अगले 3 दिन इनफैक्ट कहें कि बहुत ही अहम होने जा रहे हैं महिला अधिकारों को लेकर के, और संसद में ऐतिहासिक दिन की शुरुआत महिला आरक्षण बिल में संशोधन के साथ होगी। 131वां संशोधन जो है उसको लागू करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये क्या कुछ है अधिनियम, समझने की कोशिश करेंगे। हमारी जो सहयोगी हैं कृतिका, क्या कुछ बड़े बदलाव आज इस 131वें संविधान संशोधन में दिखाई देंगे और क्या कुछ रणनीति है आपके जरिए हम समझना चाहेंगे। शुक्रिया अजय। तो सीधे तौर पर अगर हम कहें तो आज का दिन और अगले 3 दिन अपने आप में बेहद ही खास हैं, क्योंकि सभी दलों की तरफ से भी विशेष तैयारी की गई है। 3 दिनों का ये विशेष सत्र खास तौर पर महिलाओं के लिए, और ऐसे में जो विपक्ष है उसकी भी अपनी पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो वो नारी सशक्तिकरण या नारी वंदन को लेकर तो एक साथ और एकजुट है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो समस्या है वो है परिसीमन को लेकर के। परिसीमन को लेकर विपक्ष अपनी अपनी समस्याएं इस समय रख रहा है, कई सारी उसकी चिंताएं हैं, कई सारे उसके सवाल हैं, और वो सवाल अब से कुछ ही देर में जब 11 बजेंगे और संसद शुरू होगी तब से वो नजर भी आएगा। लेकिन वहीं बात करें अगर इस समय हम पक्ष की, तो पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि संसद में भागीदारी बढ़ेगी इस विधेयक के जरिए, और ये एक नहीं बल्कि 3 विधेयक है जिनकी अपने आप में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। नारी शक्ति को पूरा हक मिले, ये बात लगातार जो पक्ष है, सत्ता पक्ष, उसकी तरफ से कही जा रही है कि 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिलना चाहिए, और जब ये आधी आबादी को जो उनका पूरा अधिकार है, जब वो अधिकार उन्हें मिलेगा तो इसके जरिए जो हमारा लोकतंत्र है, जिसकी हर ओर तारीफ होती है, पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की तारीफ होती है, ये लोकतंत्र और ज्यादा आगे आने वाले समय में मजबूत होगा। क्योंकि हम बात सिर्फ महिलाओं के विकास की नहीं कर रहे, बल्कि महिलाओं के विकास तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही महिलाओं के नेतृत्व में पूरे देश का विकास भी होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी का एक लक्ष्य है विकसित राष्ट्र 2047, और विकसित राष्ट्र 2047 का जो ये लक्ष्य है, इसको हासिल करने में हर एक व्यक्ति की, हर एक इंडस्ट्री की, हर एक शख्स की अपनी अहम भूमिका है, और महिलाओं की भी इसमें खास तौर पर भूमिका है। हालांकि महिलाओं को मजबूत और सशक्तिकरण करने के लिए सरकार की तरफ से भी 2014 से अगर हम बात करें तो पिछले 1 दशक में कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई, कई सारे बड़े कदम उठाए गए, जिसमें अगर योजनाओं की हम बात करें तो सबसे पहली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे कि इस योजना की जब हम बात करते हैं तो जो लोग बेटियों को गर्भ में ही मार देते थे, उनको उस चीज को खत्म किया जा सके, और इससे कि महिलाएं आगे बढ़े और अपनी भूमिका भी निभाते हुए नजर आए। इसके साथ ही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गई, सरकार की तरफ से कई सारी भूमिका निभाई गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक और बड़ा कदम, जिससे कि आधी आबादी जो है देश की, उसे उसका पूरा अधिकार मिले। और संसद के इस विशेष सत्र की शुरुआत से पहले, अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने आज से जो 3 दिन का विशेष सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया था। हालांकि इससे पहले महिला सशक्तिकरण को लेकर और नारी वंदन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखबारों में लेख भी लिख चुके हैं। अभी 2 दिन पहले एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर महिलाएं वहां पर पहुंची थी, अलग अलग डिपार्टमेंट से, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया था,
जिसमें उन्होंने कहा था कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। हमारी माताओं बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कही गई है। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष की तरफ से भी विपक्ष के लिए भी ये अपील करते हुए नजर आए हैं हर बार कि कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी दल हैं उन्हें दलगत राजनीति जो है उससे उठ करके और महिलाओं के सशक्तिकरण में एक साथ एकजुट होना चाहिए। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की शक्ति को लेकर के हम एक साथ हैं, लेकिन परिसीमन को लेकर कहीं ना कहीं कुछ तकरार इस समय नजर आ रही है। लेकिन आखिर कौन से वो 3 विधेयक हैं जिन्हें सदन में पेश किया जाएगा, वो उन पर एक बार फिर से हम नजर डाल लेते हैं। क्योंकि 3 विधेयक की अगर हम बात करें तो पहला है संविधान बिल 2026 यानी 131वां संशोधन, और दूसरे बिल की अगर हम बात करें तो वो है केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 जो जिसमें संशोधन होना है, और तीसरा है परिसीमन विधेयक 2026। तो पहले की अगर हम बात करें संविधान 131वां संशोधन बिल, उसको लेकर तो विपक्ष तैयार है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कानून और साथ ही जो परिसीमन विधेयक 2026 है उसको लेकर इस समय तकरार जरूर नजर आ रही है। ऐसे में अब से कुछ देर पहले किरण रिजिजू को हमने सुना और उन्होंने संसद में, क्योंकि जिस तरीके से इस समय हम देखें तो सभी सांसद एक एक करके पहुंच रहे हैं वहां पे और वो अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि हम विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब पहले नंबर की बात कर लेते हैं संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिसमें लोकसभा की सीटें जो है उसमें 850 करने का सीधे तौर पर यह प्रस्ताव है और इसके साथ ही राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेश में 35 सीटें इसके जरिए हो सकती है। और परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव भी किया जाएगा, जिससे कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसको आधार बनाया जा सके। परिसीमन बिल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या प्रस्ताव है वो भी आपको बता दें। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर सीटों का पूरा बंटवारा हो और इसके साथ ही परिसीमन आयोग भी बने। हालांकि इसको लेकर और जो विपक्षी तरफ से तमाम सवाल हैं उनका जवाब अब से कुछ ही देर में हम सदन में भी देखेंगे जब किरण रिजिजू इसका जवाब रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही लोकसभा में मौजूदा सीटों की अगर हम बात करें और बहुमत के लिए क्या आंकड़ा है वो अगर हम बात करें तो एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि मौजूदा सीटों की अगर हम बात करें तो कुल है 543 और बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत है। हालांकि इसके साथ ही 74 सांसद है जो कुल सीटों का लगभग 14% है। और ऐसे में इस पाई चार्ट को देखते हुए ये सवाल इस समय उठ रहा है कि क्या ये बिल लोकसभा में पास आखिर कैसे हो पाएगा। क्या एनडीए के पास 2/3 बहुमत है, क्योंकि ये संविधान संशोधन बिल है और इसलिए समझते हैं कि आखिर इसे लोकसभा की ताजा स्थिति के बारे में, क्योंकि कुल सीटें हैं 543 लेकिन 3 सीटें रिक्त हैं, अभी खाली हैं और इस तरह अभी इस समय अगर हम देखें तो 540 सांसद इस सदन में हैं। इनमें से सरकार यानी कि एनडीए के पास है 292 सांसद और इसके साथ ही विपक्ष के पास है 233, समर्थन के लिए कम से कम चाहिए 78। और इसके साथ ही कुल सीटों की अगर हम बात करें तो लोकसभा में महिलाएं कितनी हैं वो भी आपको बता दें। महिलाओं का जो आंकड़ा है वो बेहद ही कम है अभी इस समय, 74 महिला सांसद हैं इस समय और इसके साथ ही जो कि कुल सीटों का मात्र 14% है। लेकिन जब ये विधेयक लागू होगा तो उसके बाद में महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं एक साथ बढ़ती हुई हम सभी को नजर आएगी। आखिर कैसे ये बिल पास होगा, लोकसभा की ताजा स्थिति क्या है वो भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि समर्थन से थोड़े से कम सांसद हैं इस वक्त सत्ता पक्ष के पास में। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके लिए विपक्ष का भी साथ मिले। हालांकि विपक्ष की अपनी समस्याएं हैं, विपक्ष कई सारी बातें भी कर रहा है। हालांकि किरण रिजिजू ने अब से कुछ देर पहले ये भी कहा था कि विपक्ष जो है अफवाहें ना फैलाए और जो भी सवाल है हम सदन में उसका जवाब देंगे, आंकड़ों के साथ में जो भी परेशानियां हैं उसका भी हम हल निकालेंगे। और काफी सोच समझ के कमेटी को गठन करके अर्थशास्त्रियों से बात करके ये फैसला लिया गया है, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं महिलाएं जो है आगे बढ़ती हुई और नजर आएंगी और जो देश की राजनीति है या यूं कहें कि एक जो देश का नेतृत्व है वो करती हुई पार्लियामेंट से नजर आएंगी हमारी जो देश की महिलाएं हैं। और क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की लगातार हम बात करते हैं और मुंबई से इस वक्त हमारी सहयोगी इस समय जुड़ रही है श्यामा मिश्रा, उनका भी रुख कर लेते हैं। श्यामा, सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर बात करें मुंबई की तो वहां पर भी काफी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घरों से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, उनके बीच में किस तरीके का माहौल है इस बिल को लेकर? इस बिल के बारे में तो बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं जो हैं एक तरीके से होपफुल हैं इस बात को लेके, क्योंकि जब हम एक महिला की बात करते हैं या एक माँ की बात करते हैं हम हमेशा देखते हैं कि किस तरीके से
एक महिला पूरे अपने परिवार के बारे में सोचती है कोई भी डिसीजन लेने के पहले, और अपने आप को एकदम अंतिम में रखती है और एक तरीके से बहुत सोचा समझा डिसीजन लेती है। अब सारी महिलाएं इस बात से खुश हैं कि ज़्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जब होगा संसद में, तो यही बात वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेगी और इसी की वजह से देश जो बदलाव होगा देश में वो एक बहुत बेहतर तरीके से होगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 दिन का स्पेशल सत्र रखा गया है इस बिल के लिए, इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कैसे देखते हैं आप इस बिल को, इस इम्प्लीमेंटेशन को, और क्या बदलाव आप उम्मीद कर रहे हैं आगे आने वाले समय में? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मोदी जी का, जो हमें आज़ादी मिली है। 78 ईयर्स हो गया है, तो हम सही मायने में हम लोग को अभी आज़ादी हम लोग को अभी मिल रही है। कि कैसे होता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत में एक ऐतिहासिक कदम होगा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे हमें 33% आरक्षण मिलेगा, जो सांसद में, राज्य विधानसभा में जो लागू होने वाला है। ये कैसे होगा कि हम लोग कुछ निर्णय नहीं ले पाते, महिला होने के नाते कुछ निर्णय नहीं ले पाते, तो अभी हम लोग को आरक्षण मिलने के बाद जो समान निर्णय लेने का अधिकार है वो मिलेगा। जैसे कि मोदी जी ने उज्ज्वला योजना है, जैसे लखपति दीदी है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हमारे छोटे छोटे गाँव में लाए, जो महिलाओं मतलब खाना पकाती थी, उनको तकलीफ होता था। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्हें गैस सिलेंडर मिलवा दिया। फिर लखपति योजना है, जो बाहर शौच करते थे, अभी हर घर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ये किया गया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। इतने सालों से आज़ादी मिलने के बाद भी ये नियम लागू नहीं हुआ था, आज़ादी नहीं मिल पा रही थी, आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। तो मैं सबसे ये विनती करती हूँ, जो विरोधक पक्ष जो भी हो, जो इस नियम को, इस आरक्षण को जो विरोध करते हैं, जो विरोध जानबूझ के कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर ये आरक्षण आएगा तो महिलाओं के लिए कितना अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं जो पुरुष प्रधान जो बोलते हैं कम नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, देखो, दोनों को, महिला और पुरुष को समान अधिकार दिया जा रहा है, कोई ऊपर नीच ऐसे नहीं है। तो मैं सबको यही विनती करूंगी, इस बारे में थोड़ा सोचो। हम लोग तो बहुत खुश है जो आरक्षण मिलने वाला है। ये कैसे सिर्फ राजनीतिक तौर पे ही हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो ये निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा रहा है। आप बताइए, आपको कैसे आने वाले समय में एक बदलाव दिख रहा है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा होंगी संसद में? सबसे पहले मैं भी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हम महिलाओं को इतना आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह चलता रहे। और दूसरी बात, मैं चाहती हूँ जो अभी 2029 में जो इलेक्शन आने वाले 33% का जो आरक्षण है, वो अगर महिलाओं को मिल जाए तो महिलाएं जो बोलते हैं ना कि आसमान छू सकती हैं, तो महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और मोदी जी, मैं आपके बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि महिलाओं को इतना आगे लेके आए। उसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तो महिलाएं तो यहाँ पर साफ तौर पर बहुत खुश हैं, और इस बिल से, इसके इम्प्लीमेंटेशन से काफ़ी सारे बदलाव भी आएंगे। कल ही हम सुन रहे थे काफ़ी सारे लोग जो इस चर्चा में जुड़े हुए थे एक सम्मेलन में, जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि ये जो बिल है या रिजर्वेशन जब हम बात करते हैं सालों से आ रहा है। अगर आप देखें कि पंचायत लेवल पे या नगर सेवक लेवल पे, लेकिन होता ये था कि महिला इलेक्ट होकर आ भी जाती थी रिजर्वेशन के तहत, लेकिन कार्यरत जो भी काम करता था उनके पति होते थे, तो सरपंच पति या नगर सेविका पति, ऐसे एक स्पेशल पोस्ट बन जाता था। अब ये चीज़ बदल रही है धीरे धीरे, और काफ़ी सारे जगहों पर आप देखें तो जो ग्रास रूट पे भी महिला इलेक्ट होके आती हैं, वो अब अपना डिसीजन खुद ले रही हैं। इस बिल से, इसके इम्प्लीमेंटेशन से हम एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे भारत देश में, कि महिलाएं जो हैं, जैसा ये मैम बता भी रही थी कि कई सारी ऐसे डिसीजंस होते हैं, उज्ज्वला योजना या जो भी इन तमाम योजनाओं पर आपसे बात करेंगे, और क्या कुछ ग्राउंड नारी ले वो बेहतर हो सकता है। जो बदलाव आया है, श्यामा, हम आपसे भी समझेंगे कि जो महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम है उसका क्या बदलाव आपको दिखा है जमीन पर। लेकिन किरेन रिजिजू साहब, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और वो पक्ष भी रखेंगे सरकार का इस पूरे मसले पर, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस अधिनियम को लेकर के, आइए आपको सुनवाते हैं। उसके बाद और भी जो इंपॉर्टेंट वॉइसेस हैं आप तक पहुंचाएंगे। मुख्य मुद्दा यह है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे
कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। पूरा भरोसा है कि जब वो सदन के अंदर आएंगे तो महिलाओं के प्रति संवेदना उनमें जगेगी और जो महिलाओं में बरसों से इंतजार है, अब उनका सब्र की सीमा टूट रहा है और इसे सब मिल करके पास करेंगे और नहीं जो पास करेंगे उनको घर में भोजनों नहीं मिलेगा। किसी को भेदभाव नहीं होगा, सदन में आएगा, विषय रखेंगे, बिना आए हुए किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे पहले पास किए थे वैसे अब पास होगा। किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं, सबके साथ समान। और हमारे साथ में खास मेहमान भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। नारी शक्ति वंदन को लेकर के हमारा खास कार्यक्रम लगातार जारी है और इसमें जो हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। डॉक्टर नुपुर, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो महिलाओं को लेकर के काफ़ी सारी इससे पहले हमने देखा है कि चार दीवारी क्रॉस करने पर उनकी बाधाएं थी, पहले वो पार हुई, फिर महिलाएं आगे बढ़ी, अपने आप में मजबूत हुई आर्थिक तौर पर भी। और जब एक महिला जब मजबूत होती है, आगे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अकेली महिला नहीं आगे बढ़ रही बल्कि एक पूरा समाज आगे बढ़ रहा है। अब विकसित राष्ट्र का हम सभी का ये संकल्प है कि 2047 तक पूरे देश को विकसित होना है और विकसित राष्ट्र में महिलाओं की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। किस तरीके से देखती हैं आप आज के इस बिल को, क्योंकि आज संसद में तो चर्चा होगी और जहां विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष महिला सशक्तिकरण या महिला आरक्षण को लेकर तो एक साथ है, लेकिन तकरार है परिसीमन को लेकर। देखिए, ये बिल जैसे कि पहले भी हम लोगों ने सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रोग्रेसिव, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड हिस्टोरिकल बिल है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो विकसित भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 50% जो पॉपुलेशन है उनका प्रॉपर रिकॉग्निशन हो और प्रॉपर उनकी भागीदारी हो। अभी के समय में जितने भी आप देखिए कानून बनाए गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पॉलिसीज बनाई हैं, अभी जैसे देखिए नेशनल सेक्स रेशियो जो है इम्प्रूव कर गया है 1020 फॉर द फर्स्ट टाइम। पेड मैटरनिटी लीव उन्हें मिल गई है, वो 26 वीक्स के लिए अभी मिली हुई है। 4.73 करोड़ प्रेग्नेंट महिला हैं जो एग्जामिन हुई हैं पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान में। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। 10 करोड़ महिलाओं को स्मोक फ्री जो है एलपीजी गैस सिलेंडर्स मिले हैं। इसमें 43% स्टेम ग्रेजुएट्स हैं इंडिया, जो कि अब वुमेन होंगी, जो कि हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में लेते हुए। तो ये सारे जो कानून बनाए हैं इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है और महिलाएं जो हैं उनमें हर तरह की चीज़, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, डिसीजन मेकिंग है, पार्लियामेंट में लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर भी जो बेसिक सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए या फिर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, इस लेवल से, क्योंकि शुरुआत तो ग्रास रूट लेवल से ही होती है, उन सभी चीज़ों को जो भी कानून बनाए गए उससे काफ़ी लाभान्वित हुए और रिजल्ट अब शो कर रहा है। तो इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है कि जब लीडरशिप पहलू पर भी इतनी बड़ी आरक्षण 33% मिलेगी तो ग्राम सभा की महिलाएं हैं, पंचायत की महिलाएं हैं, जिन्होंने 2-3 टर्म्स ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल पर एक्सपीरियंस ले लिया है। बिल्कुल, जो डेवलपमेंट प्लान में बहुत ज्यादा भागीदारी दी गई, यहाँ तक कि उनको भारत सरकार ने अवार्ड तक दिया है। सिर्फ भारत सरकार में ही नहीं, वर्ल्ड में भी कितने फोरम्स में उन्हें अवार्ड मिला है। अगर वो महिलाएं भी रिजर्वेशन के तहत अगर पार्लियामेंट में आ जाएं तो जो डिसीजंस होगा सिर्फ एक ऊपरी तह का डिसीजन नहीं होगा, लेकिन जिसको अभी कहा जाता है कि बहुत ही ज्यादा जो ग्रास रूट लेवल पर बेस्ड डिसीजन हो, जो रियल टाइम डेटा पर डिसीजन हो, जो ग्रास रूट लेवल पर क्या एक्चुअलिटी है उस पर डिसीजन, उस तरह की चीजें हमारे सामने आएंगी। तो ये बड़ा मसला है, बड़ा पहलू है और इसको आगे बढ़ाने में किसी को भी
बाधा नहीं बिल्कुल, होगी। यानी कुल मिलाकर जो 4 दशकों का इंतजार है वो अब बहुत जल्द ही खत्म होने जा रहा है, क्योंकि महिलाओं की भूमिका अब और बढ़ती हुई नजर आएगी। पार्लियामेंट के अंदर जब महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो वो नेतृत्व भी करेंगी देश का। हमारे साथ में प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल इस वक्त जुड़ गई हैं, जो कि दून यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं। प्रोफेसर सुरेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। अब प्रोफेसर सुरेखा, अगर सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस बिल को आप कैसे देखती हैं, और इसके साथ ही महिलाओं की जब सशक्तिकरण होगा तो और नेतृत्व महिलाओं का बढ़ेगा, महिलाएं और नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी। जो योजनाएं अभी महिलाओं के लिए बनाई जाती है उन योजनाओं में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष जो ये कह रहा है कि हम महिला आरक्षण पर तो साथ हैं, लेकिन परिसीमन पर कहीं ना कहीं कुछ विवाद इस समय नजर आता है। प्रोफेसर सुरेखा, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण परिचर्चा को कराने के लिए। मेरा ये मानना है कि 1952 से 4.478 साल में केवल 13.67% रिप्रेजेंटेशन बढ़ पाया, और उसमें भी 2009 में हम डबल डिजिट परसेंटेज को पार कर पाए संसद में बैठने के लिए। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और इस ऐतिहासिक दिन में महिलाओं को जो 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक परिचर्चा, एक चर्चा, एक बहस सदन में होने जा रही है। तो मुझे लग रहा है ये केवल भारत के संसद का और राज्यों की विधानसभा का पॉलिटिकल लैंडस्केप नहीं बदलने जाएगा, ये पूरा सोशल फैब्रिक बदलने जाएगा, और उसके साथ इकोनॉमिक फैब्रिक बदलने जाएगा। और मुझे लगता है कि इसको लागू करने के लिए जो भी तरीका केंद्र सरकार उठा रही है, ये कहा जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग सीट है उसमें दे देते। अगर ये इतना सिंपल होता तो 1996 में, 1998 में, 1999 में, 2008 में इसको जब टेबल किया गया तो ये केवल सदन में टेबल किया गया। उसके बाद का हमने परिदृश्य देखा, बाउंसर बुलाए गए इस सदन में, और किस तरीके से वहां पर बहस हुई। किसी ने इसको अपना डेथ वारंट करार दिया, और बहुत अच्छी कुछ खराब तरीके की बहस भी वहां पर हुई, जो कि महिलाओं के जेहन में बिल्कुल जीवंत है। मुझे लगता है कि अगर 33% आरक्षण देने के लिए कोई एक रास्ता निकाला जा रहा है, 2029 में कैसे इंश्योर किया जाए। आप सीटें बढ़ाइए, आप विद इन एग्जिस्टिंग सीटों में करिए, लेकिन निश्चित रूप से ये भारत की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसको सभी सांसदों को बहुत खुशी से लेना चाहिए, मिलजुल कर फैसला करना चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी कैसे आरक्षण मिले। और जो अभी चर्चा में जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि पूरी पिच तैयार है। विमेन लेड डेवलपमेंट 2014 के बाद तो आप वाइस चांसलर ही देख लीजिए कि ऐसा लगता है हर जगह महिला वाइस चांसलर है, लेकिन उसके बावजूद भी केवल 10% महिला वाइस चांसलर हैं इस समय पूरे देश में। यानी बढ़ाने के बाद, विमेन लेड डेवलपमेंट करने के बाद, आपके CSIR में कलाई सिल्वी है, 85 साल के इतिहास में साइंस की इतनी महत्वपूर्ण संस्था एक महिला को सौंपी गई है। तमाम तरीके से विमेन लेड डेवलपमेंट को इंश्योर किया गया, और जो बहनें हमारी 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के तहत अर्बन बॉडीज में हैं और पंचायतों में हैं, वो महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान में भाग लिया है, ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान में भाग लिया है। तो मुझे लगता है कि इसको लागू करने के लिए किंतु परंतु का वो दौर खत्म हो गया, और 78 साल में ये बहुत ही अच्छा दिन विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहनों को रिप्रेजेंटेशन देने का। बिल्कुल, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कह रहे हैं प्रोफेसर सुरेखा जी कि जो विपक्षी दल हैं और वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के बारे में थोड़ा सोचे, महिला आरक्षण पर एक साथ आते हुए भी नजर आए। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी के साथ अपने दर्शकों को भी हम लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगले 3 दिन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों विपक्ष की तकरार है इसको लेकर के। क्योंकि महिला आरक्षण की बात तो कही जा रही है, लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती है, सरकार के प्रस्ताव तक सीमित नहीं है, बल्कि संसद के इस ऐतिहासिक दिन पर विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आज मैदान में उतरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि महिला आरक्षण पर विपक्ष की जो मांगे हैं वो एकदम साफ है, सीधी, स्पष्ट और सियासी तौर पर बेहद अहम भी है। क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण हो और तुरंत लागू हो, और ये सिर्फ वादा नहीं बल्कि जमीन पर भी इसका असर दिखना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कुछ मांगे भी हैं।
मांग ये है कि कम से कम 1/3 आरक्षण तय किया जाए और इसकी गणना जो है मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर ही हो, ना कि परिसीमन के आधार पर। यानी कि इंतजार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका सीधा 2029 का जो चुनाव है उस पर इसका असर दिखे। और सबसे बड़ा विरोध जिसका विपक्ष कर रहा है वो है परिसीमन। लगातार हम परिसीमन का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये साफ कहना है कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना और इस पर पूरी प्रक्रिया को अनिश्चितता में ये डाल सकता है। अपनी अपनी वजह इस समय जो तमाम विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से कही जा रही है, और खासतौर पर अगर हम देखें तो यही वजह है कहीं ना कहीं कि आज सदन के अंदर सिर्फ समर्थन नहीं है, बल्कि एक जोरदार बहस भी देखने को मिलेगी और जोरदार विरोध भी देखने को मिल सकता है। हालांकि विपक्षी दल भी इसको लेकर के एकजुट है, उनकी पूरी तैयारी है, रणनीति साफ है कि वो बहस में आज हिस्सा भी लेंगे और अपने सवालों से सरकार को घेरेंगे भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले किरण रिजिजू ने भी कहा कि वो सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस विपक्ष आए और जो विपक्ष की जो चिंताएं हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या जो मांगे हैं उनका आखिर जवाब किस तरीके से सत्ता पक्ष देता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ में इस वक्त हैदराबाद से हमारे एक और सहयोगी सुरेखा इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि आखिर हैदराबाद में इसको लेकर किस तरीके की पीछे से यूं कहे कि भूमिका महिलाओं की नजर आ रही है और महिलाओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस समय हैदराबाद में है इस अधिनियम को लेकर के। सुरेखा जी देखिए, सबसे पहली बात है, अगर हम पूरे दक्षिण भारत की तरफ से भी अगर नज़रिए की तरफ से देखते हैं तो फिर ये माना जा रहा है कि एक चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो एनडीए के घटक दल एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो जाहिर तौर पर अगर ऐसी परिस्थिति होगी कि दक्षिण भारत के लिए कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी तो वो भी जाहिर तौर पर जो है अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो वो उसके लिए नहीं मान सकते हैं। तो ये भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात तेलंगाना की बात होती है तो रेवंत रेड्डी की जो बात है, जो एक नया फॉर्मूला लेकर आए, हाइब्रिड फॉर्मूला, कि जो 50% जो है उसमें तो आप जीडीपी का जो है उसको मानकर जो है उसको लीजिए, और साथ ही में जो बाकी का जो 50% है उसको जो है आप जिस तरीके से आप मान रहे हैं पॉपुलेशन काउंट, उसके हिसाब से लीजिए। ये रेवंत रेड्डी का बयान रहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जो दूसरा विपक्षी दल है बीआरएस, उसकी भी अगर हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को कुछ खास तस्वीरें आज की दिखा देते हैं। दरअसल ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर इस समय अपने पहले आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं और राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। वहां की ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो उनका ये पहला आधिकारिक दौरा भारत का, ऑस्ट्रिया के चांसलर, और इसके साथ ही ऑस्ट्रिया और भारत के जो आपसी संबंध हैं वो और मजबूत और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात भी है और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी वो खास मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की थी, पर आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज जब वो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे तो द्विपक्षीय मुलाकात जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होना भी मुमकिन है और इसके साथ ही कई सारे समझौते पर हस्ताक्षर होने की भी इस वक्त उम्मीद है और इन समझौतों के जरिए ऑस्ट्रिया और भारत के जो आपसी संबंध हैं वो और मजबूत होते हुए भी नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब ऑस्ट्रिया के चांसलर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे और साथ ही विजिटर बुक में अपने हस्ताक्षर करते हुए भी वो नजर आए हैं। उन्होंने अपनी राय भी इस विजिटर बुक में लिखते हुए वो नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजघाट से। तो ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर हैं डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर, जो कि इस समय अपने पहले आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं और बीते कल की अगर हम बात करें तो डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वो मुलाकात करते हुए नजर आए थे। कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उनके साथ भी बीते कल बात हुई, जिसके बाद में अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर मुलाकात करेंगे। कई सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर बात होगी, द्विपक्षीय वार्ता, और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी उनकी विशेष मुलाकात आज तय है। उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर, जो कि उनकी आपको बता दें कि पहली आधिकारिक दौरा है भारत का और इस दौरे से कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि भारत किस तरीके से जो बाकी विश्व के देश हैं उनके साथ अपनी
भूमिका निभा रहा है और उनके साथ जुड़ रहा है। जो अब आपसी संबंध है उनको और मजबूत किया जा रहा है और इसी कड़ी में ये एक और बड़ा कदम ऑस्ट्रिया के साथ, जब ऑस्ट्रिया और भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। और नारी शक्ति वंदन की हम लगातार बात कर रहे हैं और ऐसे में फिल्म अभिनेत्री और महिला उद्यमी प्रीति झांगियानी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक क्रांतिकारी कदम बताया है। दरअसल उनका कहना है कि ये कानून सिर्फ भारत के लिए एक राजनीतिक बदलाव से बड़ा एक सभ्यगत बदलाव है और इससे महिलाओं के लिए पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का जो सफर है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं एक बार। मोर देन अ पॉलिटिकल मूवमेंट, ये इंडिया के लिए इट्स काइंड ऑफ अ सिविलाइजेशनल मूवमेंट। जब हमें पता लगता है कि सिर्फ 15% रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा में या है लोकसभा में औरतों के लिए, औरतों का, तो आपको ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी एक हमारे पीठ के पीछे एक हाथ बंद के चल रही है। तो आज इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जब जैसे कि वो एक हाथ जो है वो फ्री हो गया है। मोर देन अ पॉलिटिकल मूवमेंट, ये इंडिया के लिए इट्स काइंड ऑफ अ सिविलाइजेशनल मूवमेंट। जब हमें पता लगता है कि सिर्फ 15% रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा में या है लोकसभा में औरतों के लिए, औरतों का, तो आपको ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी एक हमारे पीठ के पीछे एक हाथ बंद के चल रही है। तो आज इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जब जैसे कि वो एक हाथ जो है वो फ्री हो गया है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आदित्य जी, आपसे समझना चाहेंगे 2014 से जब आपने लगातार देखा कि जो कार्यक्रम है, ये आरक्षण की बात तो चलिए बाद में शुरू हुई, लेकिन उससे पहले जो कार्यक्रम महिलाओं के लिए चलाए गए, जिसमें आपने देखा जनधन योजना हो, 56% से ज़्यादा उनकी भागीदारी रही। उसके बाद मुद्रा योजना में उनकी भागीदारी हमने देखा बहुत ज़्यादा रही है। इसी तरह से जो दूसरे कार्यक्रम है, चाहे स्टार्टअप इंडिया की बात करें, उसमें वुमेन लेड स्टार्टअप्स की संख्या दिखी। तो ज़मीन पर जो कार्यक्रम है उसमें भी एक रिफ्लेक्शन, आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा हो। ये जीता जात का प्रमाण है इस बात का कि अगर भागीदारी बढ़ती है महिलाओं की तो हमारा समाज भी सशक्त होता है और हमारे कार्यक्रम भी और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारी स्कीम्स सरकार की जो महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई। सबसे पहली जो बड़ी स्कीम थी जो जन धन योजना थी, जिससे महिलाओं के नाम पर टोटल खातों में से 60% खाते महिलाओं के नाम पर खुले। उसके बाद मुद्रा योजना का आपने जिक्र किया, वहाँ पे भी करीब 65% लोन्स महिलाओं को मिले। और अब हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट जो है हमारे देश में शुरू हुई है। कम से कम 90 लाख SHGs पूरे देश में चल रहे हैं और इन्हीं SHGs के माध्यम में क्या हो रहा है कि महिलाओं को हेल्प की जा रही है लखपति बनने के लिए। ऐसे ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं गांव के स्तर पर, जिससे महिलाओं को एक साल में 1 लाख की इनकम कमाने में आसानी हो। ये जो सरकार की लखपति दीदी स्कीम चल रही है, और हमने पीछे देखा कि प्रधानमंत्री ने इसका जो लक्ष्य है 3 करोड़ महिला लखपति बनाने से 6 करोड़ कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एम्बिशियस लक्ष्य है। मुझे ऐसा लगता है अजय जी कि जो महिला आरक्षण की हम आज बात कर रहे हैं वो हमारे देश में एक सिविलाइजेशनल वैल्यू का कॉन्टिन्यूम है। अगर आप पुरानी टाइम की बात करें, एंशियंट टाइम्स की, आप उपनिषद और वेदों तक जाएं, तो आप ये पाएंगे कि महिलाओं का स्तर हमारी वैल्यू सिस्टम में हमेशा से इक्वल था। ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल के टाइम, उसके बाद मुगल कॉन्करर्स के टाइम बहुत सारी चीज़ें बदल गई, हमारी समाज में स्थिति बदल गई। लेकिन फिर भी अगर आप भारत देश की तुलना वर्ल्ड की सबसे बड़ी वेस्टर्नाइज डेमोक्रेसी से भी करिए, तो आप देखेंगे कि हमारे देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 1966 में बन गई थी। लेकिन अमेरिका जैसा देश जो पूरे विश्व में लोकतंत्र की बात करता है, सबको ज्ञान देता है, वहाँ तो आज तक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं है, ना फ्रांस में है। आप जर्मनी में देखेंगे तो एंगेला मर्केल को बहुत वक्त लग गया, 2005 में बनी वो चांसलर। उससे पहले आप स्विट्ज़रलैंड में देखिए, 1999 में पहली हेड ऑफ गवर्नमेंट बनी। तो हमारा देश, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महिला आरक्षण की बात है ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हमारी तो वैल्यू सिस्टम में ही इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी इनहेरेंट है हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में। डेमोक्रेटिक रूट्स को डीपन करने में महिला का जो सशक्तिकरण अब इस 33% बिल के माध्यम से होने जा रहा है, वो एक रेवोल्यूशनरी कदम सिर्फ इसलिए बन जाता है कि देखिए, जब जब आपने स्कीम्स महिलाओं के लिए चलाई हैं, जैसा कि आपने कहा इतनी सारी स्कीम्स, मुद्रा,
योजना या जनधन अकाउंट स्कीम, या अब जो स्टार्टअप इंडिया में इनका नेतृत्व है महिलाओं का, उससे क्या होता है, महिलाओं को एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलता है। कैपेसिटी उनमें होती है, उनको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिलता है जिसको कहते हैं वो लीप फ्रॉग कर जाती हैं, और उनको एक आप समतल ज़मीन देते हैं तो उनको अपनी प्रतिभा को, पोटेंशियल को रियलाइज़ करने का एक इक्वल मौका मिलता है। अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। कल मैं देख रही थी कि प्रतिभा पाटिल जी, जो हमारी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो अपना पत्र लिखा इस बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री को, उसमें बहुत खूबसूरत एक बात ये कही कि उनके अपने लंबे अनुभव में, और वो एमएलए रह चुकी हैं, लोकसभा राज्यसभा एमपी रह चुकी, फिर वो राष्ट्रपति बनी, उन्होंने ये कहा कि उनके अपने लंबे अनुभव में भी सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने यही पाया कि मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो कदम हम उठाने जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा कदम इस वजह से बन जाता है। बिल्कुल। एक चीज़ जो ये कहा जा रहा है, और मैं अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उन तक ये बात ले जाना चाहता हूँ, जो प्रॉक्सी राजनीति की चिंता लगातार की जा रही है। प्रोफेसर सुलेखा जी, आपसे समझना चाहेंगे, चूँकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है शैक्षणिक जीवन में और आप बहुत करीब से देख रहे हैं रिफॉर्म्स को जो खासतौर पर महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं, ये जो प्रॉक्सी राजनीति की बात बार बार कही जा रही है, उसको लेकर के क्या चिंताएँ हैं और क्या वो समय के साथ इम्प्रूव होंगी? एक चिंता ये भी जताई जा रही है कि भाई महिलाएं आगे तो आएंगी लेकिन उनके आड़ में जो पुरुष वर्ग है अब भी फैसले लेता रहेगा। मुझे तो लगता है कि ये उसी तरीके का एक षड्यंत्र है कि जैसे फेमिनिज्म के अगेंस्ट एकेडमिक्स में उठाया जाता है कि वेस्ट से आया है, ये हम पे सूट नहीं करता। वेस्ट से तो पता नहीं कितनी आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म से लेकर सोशलिज्म तक आई, उनको आपने खुले दिल से एक्सेप्ट किया। मुझे लगता है कि महिलाओं के फेवर में वर्ल्ड ओवर कोई भी आवाज आती है उसका समर्थन किया जाना चाहिए। जैसा अभी मेरी पूर्व वक्ता ने बताया, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, और उस पावरफुल रिप्रेजेंटेशन में आपने विमेन लेड डेवलपमेंट के माध्यम से। ठीक है प्रोफेसर सुलेखा, आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच सीधा रुक करते इस वक्त लोकसभा का, जहां पर सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अत्यंत दुख के साथ सभा को हमारे 3 पूर्व साथियों और प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री अब्बू हसीम खान चौधरी पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं तथा 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय राज्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद हाउस से। आज ऑस्ट्रिया के चांसलर भारत की 4 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उनका स्वागत करते हुए, इससे पहले राजघाट जाकर के उन्होंने महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि दी और माना जा रहा है कि रणनीतिक और तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वार्ता दोनों देशों के बीच में आज होने की उम्मीद। तस्वीरें स्वागत की आज सीधे हैदराबाद हाउस। अपने वक्तव्य में ऑस्ट्रिया के चांसलर कह चुके हैं कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच जो 75 वर्षों से अधिक पुराने कूटनीतिक संबंध है आज पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। स्टॉकर ने यह भी कहा कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है जिसमें पर्यटन मंत्री शामिल हैं, वरिष्ठ अधिकारी और कारोबारी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच जो संबंध है रणनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर और भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। वार्ता अब से थोड़ी देर में प्रारंभ होने जा रही है। तो ये सीधी तस्वीर इस समय अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं हैदराबाद हाउस से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही ऑस्ट्रिया के जो संघीय चांसलर हैं डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर, वो इस समय मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया हैदराबाद हाउस में। और इसके साथ ही अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए क्रिश्चियन स्टॉकर नजर आए थे। लेकिन जब स्टॉकर का ये दौरा भारत का आधिकारिक दौरा और पहला उनका ये दौरा है,
और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सालों पुराने जो संबंध है ऑस्ट्रिया और भारत की, वो आगे आने वाले समय में और मजबूत भी होंगे। इसके साथ ही कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की आज उम्मीद है, क्योंकि और वो देखना होगा कि जब ये वार्ता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसके साथ ही डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर की, तो अपने आप में बेहद ही खास। और इसी के साथ चलिए सीधा रुक करते हैं, लोकसभा की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सीधे तौर पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन को लेकर के कि आखिर इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और जो हम सभी का लक्ष्य है इस 2047 तक विकसित राष्ट्र होना, उसमें इसकी क्या भूमिका नजर आती है, क्योंकि हम बात करते हैं आधी आबादी की। और सीधा रुक करते हैं इस वक्त लोकसभा का। भारतीय और विदेशी भाषाओं में गीत गाया, जिससे उन्हें भारत और विदेशों में अत्यधिक लोकप्रियता और प्रशंसा मिली। उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तथा वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती आशा भोसले जी का निधन 92 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। ये सभा हमारे 3 पूर्व साथियों और श्रीमती आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। आज मौसम अच्छा है। बोलना है माननीय सदस्य, मैं इस प्रतिष्ठित सदन में भारत की वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की यात्रा में प्राप्त एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक 6 अप्रैल 2026 को भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की। आप देख रहे हैं संसद की सीधी कार्रवाई। स्पष्ट तौर पर आज श्रीमती आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद संसद की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जो अभी एक वैज्ञानिक उपलब्धि का जिक्र करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे, उस पर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे पल पल की अपडेट्स जो संसद से आएंगी। प्रोफेसर सुरेखा नंगवाल जी, जो कि कुलपति हैं दून यूनिवर्सिटी की, लंबा अनुभव उनका प्रशासन में, शिक्षा के जगत में, वो हमारे साथ बनी हुई है। और प्रोफेसर सुरेखा, आप बात कर रही थी कि किस तरह से ये बार बार ये तर्क दिया जा रहा है और उसका कोई आधार नहीं है कि जो प्रॉक्सी राजनीति है वो उसको बढ़ावा मिलेगा। हालांकि जब सच्चाई है कि मौका ही नहीं दिया गया, और जहां मौका दिया गया वहां देखिए तो स्टार्टअप्स की बात करिए, मुद्रा की बात करें तो उसमें महिलाएं अपनी जो प्रतिभा है उसको स्पष्ट तरीके से सभी के सामने रखती हुई नजर आ रही हैं। तो कमी हमारी थी कि हमने उनको मौका नहीं दिया। जो प्रॉक्सी की बात है वो तो पुरुषों पे भी लागू होती है, और आपने देखा कि कई घराने की जो परिवारवाद की राजनीति है वो भारतीय लोकतंत्र में बहुत हावी है। तो ये जो किंतु परंतु और प्रॉक्सी और केवल जो राजनेता हैं या राज परिवार हैं उनके ही बच्चे बहू बेटियां आएंगी, ये कोई इसे रोकने का तर्क नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है पंचायतों ने, जब उड़ीसा की एक आरती देवी का जिक्र होता है बार बार, जिन्होंने हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके लिए जो ये वर्ड कॉइन किया था, उन्होंने यूएनओ में ये बात रखी थी, वो सरपंच है, कि उन्होंने अपने यहाँ 700 महिलाओं को शिक्षित कर अंगूठा जो वो लगाती थी पंचायत के डिसीजन में, उसको रोका और पहले उनको पढ़ाया, उनको सिग्नेचर करना सिखाया, उनको लिखना पढ़ना सिखाया, और उसके बाद कहा कि यदि महिला शिक्षित होगी
तो महिला स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर सकती है। और उस पूरे इलाके में जो यहाँ पे डिस्कशन में भी आया, वाटर शॉर्टेज को सॉल्व किया गया, एजुकेशन को सॉल्व किया गया, हाइजीन और हेल्थ के मामलों को सॉल्व किया गया। और उन्हें ओबामा जब राष्ट्रपति थे यूएसए के, तो उनको लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया। और उनका ये वर्ड बेटी पढ़ाओ को बेटी बचाओ के साथ कॉइन करके आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फ्लैगशिप प्रोग्राम दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रधानपति वाला भी एक बहुत बड़ा रैम्पेंट करके पूरे भारत में कहा कि पत्नियां कुछ नहीं करती, प्रधानपति ने अपनी मोहर बनाई हुई है। और मैं क्योंकि उत्तराखंड से आती हूँ जहां पे लीडरशिप एक स्वाभाविक गुण है, चाहे वो पर्यावरण का लीडरशिप हो, चाहे गौरा देवी हो, जिन्हें की मालूम नहीं था कि उनका क्या एक्शन होना है। और सीधे उन्होंने, जब साइमन कंपनी के लोग, जो स्पोर्ट्स कंपनी थी, वो पेड़ों को काट रहे थे, तो वो अपनी महिला मंगल दल की महिलाओं को साथ लेकर और पेड़ों से चिपक गई। और वो बहुत ही स्वाभाविक तरीके से उन्होंने नारा दिया। वो ना तो ट्रेन थी इस मामले में कि उनको क्या बोलना है, ना उन्होंने इको फेमिनिज्म जैसे बड़े बड़े वर्ड सुने थे। उन्होंने सिंपल कहा कि जंगल मेरा मायका है और मैं इसको नहीं दूंगी। ये उसी तर्ज में बोला गया था, मुझे लगता है, जैसे लक्ष्मीबाई जी ने कहा कि झांसी को मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उस तर्ज में यहाँ पे लीडरशिप हुई, उस तर्ज में उत्तराखंड में लीडरशिप हुई, जहां पर गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना, तथाकथित हम अपने को पढ़ा लिखा कहते हैं और उनको अनपढ़ कहते हैं, लेकिन उन्हीं माओं ने सड़कों पे धरना देकर, लाठी डंडे खाकर गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। पृथक राज्य में माओं ने नेतृत्व किया और उन्होंने कहा कि हमको एक अलग राज्य चाहिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर। और उन भौगोलिक परिस्थितियों में एक्सेस टू ऑल द फैसिलिटीज और इवन द पॉलिटिकल सिस्टम हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हमारी बेटियां पढ़ेंगी, उनकी जिंदगी मेरी जैसी नहीं हो सकती, पहाड़ जैसी नहीं हो सकती। और उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय की और उधर से कुमाऊं विश्वविद्यालय की 1973 में स्थापना की। हिमालय बचाओ आंदोलन में वो सबसे आगे रहती हैं, हिमालय बचाओ आंदोलन में रहती है। नशा नहीं रोजगार दो, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में चला था, उसका नेतृत्व भी महिलाओं ने किया था। तो मुझे लगता है जो ये स्वाभाविक लीडरशिप है, और जो अभी कहा गया कि जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप इंश्योर नहीं होगी, जब तक वहां पे पोलिंग बूथ से उस स्ट्रैटेजिक रूम में हमारी महिला नहीं पहुंचेगी, जहां पे ये कहा जा रहा है कि विनेबिलिटी नहीं है इसलिए आपको टिकट नहीं दिया जाता। और अगर आप आंकड़े देखें तो ये बहुत ही हास्यास्पद है कि विनेबिलिटी महिलाओं की ज्यादा है। बल्कि 1957 के इलेक्शन में 60% महिलाएं जिनको कंटेस्ट के लिए लाया गया था, वो 60% महिलाओं ने चुनाव जीता था। और विनेबिलिटी अगर पुरुषों की इंश्योर्ड है तो हम पूरा बहुमत क्यों नहीं ले पाते? और जब हम कहते हैं प्रचंड बहुमत की सरकार, उसमें भी 20, 25, 30, 35 सीटें उत्तराखंड जैसे राज्य में छूट जाती हैं जो गवर्नमेंट बनती है। तो वो 30, 35 जो हारे वो कौन थे? तो ये जो मिथ महिलाओं के बारे में फैलाई जाती है, मैं तो आज बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि अपने सारे जीवन काल में शिक्षा से लेकर और सामाजिक कार्यों में मैंने यही सीखा कि महिलाएं जब तक डिसीजन मेकिंग में नहीं होंगी, तब तक वो जो बेसिक एमिनिटीज हैं उनमें सुधार हो पाना संभव नहीं होगा। वो उसी तरीके से सोचती है जिस तरीके से उनको पता होता है कि ये उनकी हेल्थ में, उनकी शरीर में, उनकी शिक्षा में किस तरीके का इम्पैक्ट करती है। तो ये ऐतिहासिक दिन है, मैं होपफुल हूँ कि चर्चा होगी, एक सार्थक चर्चा होगी और किसी भी तरीके से डिलिमिटेशन के माध्यम से या सीटें बढ़ाए जाने के माध्यम से हमारी संसद बिल्कुल एवरी थर्ड वुमन बीइंग अ वुमन, every third MP being a woman is a generational change. It is a structural change. ये constitutional change है, ये कोई स्कीम या पॉलिसी नहीं आ रही है, ये संविधान में व्यवस्था की जा रही है जिसको कभी नहीं बदला जा सकेगा और वो लैंडस्केप बदलेगा, ये उम्मीद आज लग रही है। कृतिका, एक बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस जो किरण रिजिजू ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बात को रेखांकित उन्होंने किया कि 33% तो हम आरक्षण सुनिश्चित कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी बची सीट्स हैं उस पर महिलाएं नहीं आ सकती। तो ये तो अब जो संजीदगी है जो राजनीतिक दलों की, कि वो अपनी तरफ से प्राथमिकता लें और इसको 33% को बढ़ा करके 40, 50, 60% तक लेके जाएं, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात लगी। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ में हम लगातार इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मशहूर नृत्य गुरु और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विकसित भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। और इसे महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद महिलाओं को
न सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि वो कई सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें साझेदार भी होंगी, अपनी भूमिका निभाती हुई भी नजर आएंगी। आपको सुनाते हैं। मैं देखती हूँ कि ये जो पिछले 70 साल में बहुत फेजेस आए और किस तरह से हम लोग मूव कर रहे थे। आज जो अधिनियम बना है वो किस तरह से कि पहले हमारे पास लीगल इक्वालिटी हमें दिया गया, उसके बाद आपको सोशल प्रोटेक्शन दिया और उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और आज जो है आपको डिसीजन मेकिंग में आ गए। तो हम लोग एक तरह से बेनिफिशियरी से डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आ गए हैं। केवल बेनिफिशियरी न रहे महिलाएं, बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। और विश्व प्रसिद्ध नृत्य गुरु सोनल मान सिंह ने भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व कदम बताते हुए कहा कि इस कानून का उद्देश्य और नियत बहुत ही पवित्र है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को विकास और राजनीति में उन्हें पुरुषों के बराबर लाना। नारी शक्ति वंदन एक बहुत सुंदर शब्द है। ये हमारी संस्कृति का मूल प्रतीक है। इससे समाज का, देश का पुनर्जागरण, पुनर्चेतना, पुनरुत्थान और आगे जो बढ़त होगी सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल जब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा तो महिलाओं की भूमिका तो बढ़ेगी ही। इसके साथ ही सीधे तौर पर महिलाओं की भूमिका बढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जिन चुनौतियों का उन्होंने खुद सामना किया है उन चुनौतियों का ध्यान में रखते हुए देश का नेतृत्व करेंगी। जो योजनाएं बनाई जाती हैं खासतौर पर महिलाओं के लिए, उसमें भी अपनी अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे तौर पर अदिति टंडन जी, अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी था, 4 दशकों तक का ये पूरा सफ़र रहा, काफ़ी कोशिशें जो बीती सरकारें रही उनकी तरफ से भी की गई, लेकिन अब एक सपना जो महिलाओं ने देखा था वो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उनकी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है, क्योंकि महिलाओं को खासतौर पर कई सारी योजनाओं में उनको शामिल किया गया, कई सारी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रख करके लाई गई। और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ का जिक्र, ज्ञान शब्द का जिक्र किया, जो 4 पिलर है देश के विकसित राष्ट्र के लिए। और इन 4 पिलर्स में एक पिलर जो है वो हमारे देश की महिलाएं भी हैं। जी बिल्कुल, 4 पिलर्स में महिलाएं प्रथम। आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट के लिए, सीधा रुक करेंगे इस वक्त लोकसभा का, क्या कुछ है वहां पर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। श्री केसी वेणुगोपाल जी। Sir, as per the rules of procedure 72, I raise here to object the bill introduced by Mr. Megwal ji and Ramesh Shah ji. Sir, this actually is a fundamental, it bill is completely a fundamental attack on Indian federal structure, sir. So what exactly the intention of the introduction of the bill? This is what the entire country is now watching. Last 2023, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Parliament passed a bill ensuring 33% women reservation in the Parliament and Vidhan Sabha. Sir, that point of time itself, Leader of Opposition Rahul Gandhi from here, Leader of Opposition of other house, Mr. Mallikarjuna Kharge ji, and former CPP chairperson Sonia Gandhi ji, and all other opposition leaders completely asked the government, yes, this women reservation has to be enforced in 2024. वेणुगोपाल जी, वेणुगोपाल जी, एक मिनट सुनिए। 1 minute, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. Let him finish. एक मिनट वेणुगोपाल जी, मैं प्लीज आपको पूरा 1 मिनट मैं दे रहा हूँ। पूरे विषय पर मैं बोलने दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये विषय अभी बिल इंट्रोड्यूस का है, उस पर बोल रहे, बाकी आप पूरा विषय रखना, मैं सबको पूरा विषय समय दूंगा। भूमिका इसमें नहीं बांधते। 81 and 82 completely provide the protection for fixing the seats of state on representation basis. This government want to completely hijack that constitution protection, and they want to put the bill is very clear, sir. The bill, sir.
नहीं, मेरा एक अनुरोध है, मेरे को आप नहीं, स्पीकर ने कहा है आप बोल सकते हैं, मगर स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के लिए रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं तो वो टेक्निकल विषय है। आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया। वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पे बोलना है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए। नहीं, पूरा मौका देंगे, कोई अभी बिल पास तो हो रहा है, आप जितने घंटे जाओगे उतने घंटे मौका दूंगा। 33% of women reservation, why don't you implement in 2024 election? Sir, you only, sir. गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं? बिल के पुरस्तापित है बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकती है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो ही वो ले सकते हैं। एक बार बिल पुरस्तापित होने के बाद ही बिल के मेरिट्स पर सदन के सदस्य बोल सकते हैं। अभी ये सदन इस स्टेज पर है कि बिल को पुरस्तापित करना या ना करना। तो बिल को पुरस्तापित करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन ही रूल 72 में वो ले सकते हैं। उनको भाषण करने का पर्याप्त मौका मिलेगा और आप बड़े दयालु हो, ज्यादा मौका देना उनको, हमें कोई, और हम भी कस कर जवाब देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। परंतु अभी जो रूल्स है वो रूल्स है कि वो तकनीकी ऑब्जेक्शन ही ले सकते हैं, बिल के मेरिट्स पर नहीं बता सकते। Sir, what is the procedure of the house, sir? Sir, you तो प्रोसीजर सुनना चाहते हैं? Sir, you allow me to speak. नहीं, allow me to speak. Allow बढ़ गया। Minister can reply final. इनका माननीय गृह मंत्री जी का बिल इसलिए मैंने मौका दिया उनको। Why Amit Shah ji interfering minute? He can reply, sir. What is this, sir? You can reply. Sir, my point is very clear. Sir, this bill. चालू है, माइक चालू है, आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। Mic is not working. माइक चालू है। Sir, therefore, we insisted that women reservation should be implemented in 2024. You brought a bill that women reservation will be implemented after the census and census after delimitation. This is by the government only, not from opposition. Now you are telling delimitation census is not possible before 2029. Therefore, you have a better example in Assam. You have a better example in Jammu Kashmir. How you completely done the delimitation exercise? Every entire country know that. You want to centralize that delimitation now national. Sir, my point is that, sir, this is against the. This is against. Sir, you are. When Indira Gandhi ji was the Prime Minister, the protection of the state has been given by the Constitution 25 years. Sir, Atal Bihari Vajpayee ji also in 2001. Atal Bihari Vajpayee also extended that protection. Now you want to take away the protection given by Indira ji and Atal Bihari Vajpayee. Your intention is very clear, sir. Your intention is to hijack Indian democracy. You know about the Indian people mindset. You are scared of 2029 election. Yeah. You want an escape route to cover up that 2029. That's why you bring the anti-constitutional bill. Therefore, I think the minister has to withdraw this bill, sir. This is the minister has to withdraw this bill. मैं पहले ही सदन को बता दूं कि इस बिल पर व्यापक चर्चा होगी, इसलिए आप अपने विषय को जब व्यापक चर्चा हो जब बोले हैं और पर्याप्त समय आपको दूंगा, कोई समय की कमी नहीं रहेगी। अभी नियम प्रक्रियाओं से सदन चले, 72 में ही आप ऑब्जेक्शन करें, ये मेरा आग्रह है आपसे। धर्मेंद्र यादव जी आपको देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले सबसे पहले आपका, मैं अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से ये जो तीनों ही के तीनों बिल आए हैं, संविधान संशोधन बिल, परसीमन बिल, संघराज बिल
तीनों ही बिलों का पुरजोर विरोध करता हूं सभापति जी, और संवैधानिक आधार पर करता हूं। देश के संविधान में हम संसद को पावर इस बात की दी गई है कि संविधान की सुरक्षा करें, सुरक्षा करें, लेकिन सभापति जी आज एक ऐसे बिल आए हैं कि हम लोग संविधान को ही तोड़ना, मरोड़ना, फोड़ना चाह रहे हैं, और इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सभापति जी, विरोध के आधार हैं सभापति जी, जिस तरह से डिलिमिटेशन को जनगणना से पृथक किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं संविधान की भावनाओं के पूरी की तरह से विरोध में है। जिस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए, ऐसे नहीं महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात, और इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए, और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। अब सब सीनियर सदस्य हैं, सबको बार बार टोकने का, रोकने का कहेंगे तो अध्यक्ष महोदय हमें रोकते हैं, टोकते हैं। इसीलिए क्या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं क्या आप? यदि अब मैं नियम 72 को पढ़ दूं, नियम 72 को पढ़ दूं, एक मिनट इनके प्रेमचंद्र जी, नियम 72 क्या कहता है ये पहले सबको स्पष्ट कर दूं। यदि किसी विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रतर वाद विवाद के प्रश्न को रखा जा सकेगा। परंतु जब प्रस्ताव इस आधार पर विरोध किया जाए कि विधेयक ऐसे विधान का, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का, ऐसे विधेयक का विधान का सूत्रपात करता है जो विधायन क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर पूर्ण चर्चा की आज्ञा दी जा सकती है। परंतु ये भी है कि अध्यक्ष द्वारा वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरंत मतदान के लिए रखा जा सकता है। आपने रूल 72 में जिन्होंने नोटिस दिया है, आपने रूल 72 में ये टेक्निकल विषय उठाने का मौका दिया जा रहा है। मेरा एक बहुत विनम्रता से एक रिक्वेस्ट है, अभी जैसे हमारा समाजवादी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, ये आज संवैधानिक बात इस तरह का रूल 72 में ना बोले। धर्म के नाम पर यहाँ रिजर्वेशन नहीं हो सकता, संविधान में नहीं है, इस तरह का बात ना करें। आपने नहीं बुलाया महिला विधेयक को। सर पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरा देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। अखिलेश जी बोलते हैं जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। जी आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी,
अखिलेश जी ने बोला उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ हाँ उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। It's not there. अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट सर नहीं अच्छा, अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना? चलिए, डॉक्टर कोकोली घोष, जब आपको डिबेट होगा तो पर्याप्त मौका मिलेगा। आप सारा विषय रखना, डिबेट के समय कोई दिक्कत नहीं है। Honorable sir, I rise on behalf of All India Trinamool Congress to raise my objection for introduction of this bill for two reasons. The 131st Amendment of the Constitution. First, the Article 334A is arbitrary as it makes
Women's reservation dependent on a future delimitation exercise, contingent on the discretion of the government. This creates uncertainty and allows the government to delay implementation. Equality cannot depend on political exercises. Equality comes by birth, by democratic rights given in the Constitution by Ambedkar Sahab, whose birth centenary we just celebrated this week. And secondly, sir, the Constitution mandates periodic readjustment after each census under Article 82 and 170 for Lok Sabha and Vidhan Sabha. This bill deletes that mandate and substitutes it with executive discretion, converting it into obligation into political choice. And also, women should be elected to the additional seats like All India Trinamool Congress always feels more than 33% before even 2023 when the bill was passed. And women will be elected to the additional seats created through reservation without cutting the seats of the existing male MPs. This is chauvinism, this is anti-democratic, it is unconstitutional. Thank you, sir. मुझे लग रहा है कि सदन में सभी मान्य नेताओं को विरोध बिल का करें, उसके पहले अपने मत को दे देंगे तो देश समझ जाएगा। इसलिए पूरी डिबेट के समय मत देना, अभी विधायी क्षमता पे कर लो। चलिए, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा एन.के. प्रेमचंद्रन जी समझा दो इनको। आप तो एन.के. प्रेमचंद्रन जी, आप रूल्स में बोलना, ठीक है ना? अगर आप रूल्स में नहीं बोलोगे तो लोग ठीक नहीं समझेंगे। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, I rise to oppose the introduction of 131st Constitution Amendment Bill on the following 6 grounds, and that to the constitutional grounds. I am questioning and challenging the constitutional competency as well as the legislative competence of introducing this bill. So kindly, according to Rule 72(1) proviso, kindly provide me some time so as to elucidate my case regarding the legislative competence of the bill. Sir, number one, the 131st Constitution Amendment Bill is not meant for the women reservation, but it is meant for the delimitation. That is the basic objection we are raising. Sir, always the Honorable Minister, the Home Minister is always talking about the women's reservation. Already, as per the constitutional provision, this House unanimously, except 2 honorable members, this House unanimously passed the Women Reservation Bill by 2023 Act. That has become the part and parcel of the Constitution that is in existence. That is the same Home Minister has moved the bill, or the government has moved the bill, and that was unanimously passed except 2 members who have voted against. So that bill is in existence. At the time of passing the bill, see, coming to the statement of... No, these are all technical points. These are all technical points. Sir, these are all technical points. Statement of objects and reason should be in consonance with the contents of the bill. That is also a legislative practice. Here it is missing, para 6. Sir, kindly see para 6, just K.C. Venugopal has pointed out it. The next census and the consequential delimitation exercise thereafter will take considerable time. Sir, whether the government is not aware of that, the delimitation process as well as the census process will take time, so that after the delimitation, the women reservation bill can be made practicable only by 2034. At the time of at the time, so that means the statement of objects and reasons are not. Sir, please. And no. Another very. आप तो पूरी बिल पे डिबेट करने लगे। पूरी बिल पे डिबेट के समय सबको पूरा समय दूंगा। Speaker sir. Speaker sir. हाँ, इनके प्रेम से यहाँ 1 सेकंड में बोल दें आप। 1 मिनट से बोल रहा है। सर 1 मिनट से हिंदी में बोलेगा। सर आर्टिकल 81(3). Sir, Article 81 Clause 3. According to that is a cardinal constitutional point in this case. According to that, which census is to be taken for considering the population, that will be
as per the constitution, it's a constitutional obligation and mandate. Now the government is changing that constitutional mandate that as per the law determined by the parliament with simple majority. Sir, with a simple majority. That means a propriety of the constitution. The mandate of the constitution. आप तो इंटेलिजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस बिल में लाए ना इसको। बालू जी, I rise to oppose the bills which have already been sandwiched. So that's why yesterday your video I told. And it is, we can call it as a sandwich bill. All the three bills can be called as a sandwich bill because everything is interlinked together. So the government has not come forward to see that each and every bill is put separately. They have sandwiched each and everywhere it has got a link. And every speaker of this house would find very difficult to distinguish between one bill to another bill. First of all, I could say that we are for women's bill as passed in 2023 in the same Lok Sabha and Rajya Sabha, which has already been in record. So that is why it is not necessarily to bring one more bill. But at the same time, we could insist that government should have come forward in 2024, 2025 and now 26 at least. But now they are linking the things further. So they want to have a delimitation, they want to have a census, then after the census it has to come into. So what I suggest is, yesterday my leader in Salem rally, he has hoisted the black flag and at the same time he has burnt to ashes the bill proposed by the government. काला झंडा दिखाया, पीला झंडा दिया, इस सदन से क्या लेना है? दिखाते रहो झंडे। So actually, at the same time, we would like to clarify that the opposition to these bills do not alter our party stand for immediate implementation of 33% reservation for women in parliament and in legislation. So whatever the DMK stand is very clear, and they should not just find fault with in between, so that things will be very clear. That is why I reiterated this one. We are for women's reservation, and this women's reservation should be taken forthwith without any further delay. See, Asauddin Owaisi. Sir, I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South rule and other areas the ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of a motion for introducing a bill in this house. Similar copies of the bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग मुसलमान और ओबीसी इसका साहिर लुधियानी ने कहा सर शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक के राधाकृष्णन जी यस थैंक यू सर
sir. और अब आपको सीधे दिखाते हैं हैदराबाद हाउस से आई तस्वीरें, जिसमें ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टाकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा हुई। ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर से खास बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इस दौरान उनका जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है वो भी वहां पर मौजूद रहा, जैसा कि इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। अपने पहले आधिकारिक दौरे पर ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर 4 दिनों के आधिकारिक दौरे पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उम्मीद की जा रही है कि अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यटन और कारोबार से जुड़े मुद्दों पर दोनों ही देशों के बीच, दोनों ही लोकतंत्र के बीच वार्ता होनी है और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं भारत और ऑस्ट्रिया के जो आपसी संबंध है और वो आगे आने वाले समय में और मजबूत भी होते हुए नजर आएंगे और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर ये बातचीत इस समय हम देख पा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं हैदराबाद हाउस से। हालांकि इससे पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से खास मुलाकात भी की थी। उसके बाद में अब आज प्रधानमंत्री के साथ ही मुलाकात और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात करते हुए वो आज नजर आएंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी और वहीं पर उन्होंने चांसलर को भारत आने का न्योता दिया था और उस यात्रा के दौरान दोनों संबंधों को नई ऊंचाइयां मिली थी और ये दौरा उसी गति को और आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। ये यात्रा माना जा रहा है कि न केवल मौजूदा सहयोग को गहरा करेगी बल्कि नए क्षेत्रों में भी साझेदारी के अवसर खोलेगी और उम्मीद की जा रही है कि बहुपक्षीय मंचों पर भी तालमेल बढ़ाने की चर्चा होने की उम्मीद है। इस यात्रा के कई कूटनीतिक महत्व भी हैं। वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसके मद्देनज़र जो विश्व के सामने चुनौतियां हैं उसमें भारत के पक्ष को रखने का एक और मौका, ख़ासतौर पर जो बहुपक्षीय वार्ताएं हाल ही में भारत ने की हैं उसका फ़ायदा कैसे दोनों ही पक्षों को मिल पाए, उस पर बातचीत और द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने पर जो बातचीत होनी है वो तय है। माना जा रहा है कि ऊर्जा, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों के साथ साथ जो क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियां हैं उस पर भी दोनों ही सर्वोच्च नेता आज विचार विमर्श कर सकते हैं। ये औपचारिक स्वागत मुलाकात हैदराबाद हाउस में ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधिमंडल का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाने हैं। द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और इसके साथ ही कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी सीधे तौर पर उम्मीद, जिससे भारत और ऑस्ट्रिया के जो आपसी संबंध है वो और मजबूत होंगे। एक और खासियत की जो ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर हैं वो भारत के अब दौरे पर तो ही हैं, लेकिन ये एशिया में भी उनका पहला दौरा है और भारत को चुनना पूरे एशिया में उनके पहले दौरे के लिए इस दौरे को और भी महत्वपूर्ण बता देता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारा जो विशेष कार्यक्रम है नारी शक्ति वंदन, जिसमें हम लगातार